नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत रहने वाली है। और पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि सिविल सेवा में पॉलिटी से संबंधित या भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी लोगों को यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो जब आप मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे वहां पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहां पर भारतीय संविधान के सभी टॉपिक्स एकदम व्यवस्थित क्रम में आपको नंबर वाइज प्राप्त होने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज की हमारी क्लास है जिसमें हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी संविधान के किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो पिछली क्लासों में भी हमारा यह प्रयास रहा है कि पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा जाए और कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए। उसके संबंध में हमारे संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेद बताए गए हैं उनके बारे में बात की जाए। संविधान को पढ़ते समय, संविधान के किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय हम गलती क्या करते हैं कि पहले हम अनुच्छेदों को याद करने की प्रयास करते हैं, उन्हें रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट को समझे बिना अनुच्छेदों को रटने का पहली बात तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो आप परीक्षा में प्रश्नों को हल केवल अनुच्छेदों को रट लेने से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप अनुच्छेद को कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए बिना रट भी नहीं पाएंगे। ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है क्योंकि 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए गए हैं। एक बार की आपने अगर रट भी लिए, याद कर भी लिए, तो परीक्षा के टाइम उनको रिकॉल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सही तरीका क्या है कि पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसके पश्चात उसके संबंध में दिए गए संविधान के अनुच्छेदों की बात की जाए। तो पहले हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्लास के अंत में हम इससे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों और कुछ तथ्यों को देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में भाग 5 में बात की गई है। देखिए, भाग 5 जो हमारे संविधान का है उसमें संघ के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? संघ सरकार के बारे में बात की गई है, या सामान्य शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार के बारे में बात की गई है। और संघ को वर्णन करने के लिए इस भाग 5 में अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 दिए गए हैं। अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक दिए गए हैं। जो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय प्रथम है या चैप्टर फर्स्ट है, उसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और संघ की कार्यपालिका में जिन लोगों के बारे में वर्णन किया गया है वे लोग हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, और तीसरा मंत्रिपरिषद, और उसके अलावा महान्यायवादी। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? संघ की कार्यपालिका बनाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के संबंध में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो फिर से मैं आपको बताता चलूं, संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में वर्णन कहां किया गया है? भाग 5 में। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? संघ सरकार के बारे में बताया गया है। संघ सरकार के बारे में बताने के लिए भाग 5 में 1 से लेके 5 तक अध्याय या चैप्टर दिए गए हैं। उन चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही उपराष्ट्रपति आता है। तो ये बात हुई संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, उसकी क्या बताया गया है। सबसे पहली चीज देखिए, अनुच्छेदों को आपको यहां ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए ध्यान नहीं रखना है। अनुच्छेदों के बारे में, संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम अंत में बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं उनको रटना आपकी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है उसका मैं आपको रीजन बता दूं। संविधान में जितनी भी व्यवस्थाएं किसी भी पद के बारे में की गई हैं तो उस पद से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं तो क्या कर दी गई हैं, हमारे संविधान में ही कर दी गई हैं, और कुछ व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है कि उनके संबंध में, किसी भी पद के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं संसद कानून बनाकर करेगी। तो अक्सर परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं
कि किसी भी पद के संदर्भ में कौन सी बातें तो संविधान में बताई गई हैं और कौन सी बातें संसद द्वारा कानून बनाकर उस पर लागू की गई हैं। तो ये बारीकी से आपको ध्यान रखना है। मोटे तौर पर तो आपको क्या दिखेगा कि सभी बातें संविधान में ही किसी पद के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन उसके लिए कई बातों के लिए संसद को भी अधिकृत किया गया है। तो ये बारीकी से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बातें तो किस में कही गई हैं, संविधान में कही गई हैं, और कौन सी बातों के लिए संविधान में यह कहा गया है कि इसके लिए संसद कानून बनाकर निर्धारित करेगी। तो आइए सबसे पहले पद की बात करते हैं। तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में कुछ बातें बताई गई हैं। क्या बातें बताई गई हैं कि जो तरीका होगा वो क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय प्रणाली है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो क्या होगा, निर्वाचन होगा। निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली, और ये गुप्त मतदान के माध्यम से होगा। और चूंकि जनता सीधे वोटिंग नहीं करती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी, इसलिए ये किस प्रकार का मतदान होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का मतदान यहां होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार की मतदान प्रणाली होगी। अब वोटिंग जनता नहीं करती तो वोटिंग कौन करता है, आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कौन होता है, किसकी वोटिंग के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन सम्मिलित होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। आप याद करें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जब हमने बात की थी तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन थे, एमपी, सभी एमपी या संसद के सदस्य जो कि क्या थे, निर्वाचित थे। तो सभी निर्वाचित एमपी और सभी निर्वाचित एमएलए किसकी निर्वाचक मंडल में सम्मिलित थे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप देखेंगे केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं, एमएलए या राज्य के जो विधायक हैं वो इसके निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यह अंतर आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान संविधान में दिया गया है उसमें एक और बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि उपराष्ट्रपति को संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य है, उपराष्ट्रपति के पद पे आने से पूर्व या पद पर चुने जाने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति क्या है, एमपी या एमएलए है, संसद या विधानमंडल का सदस्य है, तो जब वो अपना पद उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करेगा उस तारीख से एमपी और एमएलए सांसद या विधायक के रूप में उसका पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो ये कुछ बातें हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में स्पष्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में स्पष्ट रूप से कही गई हैं। उसके बाद आते हैं कि निर्वाचन उपराष्ट्रपति का हो जाता है और इस निर्वाचन के ऊपर यदि किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठता है, किसी प्रकार का विवाद यदि सामने आता है तो उसका निर्णय कौन करे। तो इसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में निर्णय लेगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स कोर्ट है भारत का, या सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का, सबसे अंतिम कोर्ट है भारत का, तो इसके विरुद्ध कहीं भी क्या नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जाती। ये निर्णय जो होगा इसका अंतिम होगा। दूसरा, यदि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राज्यसभा और लोकसभा के जो भी इलेक्टेड या निर्वाचित एमपी होते हैं वो भाग लेते हैं, निर्वाचित एमपी। अब मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा में कोई एमपी या सांसद का जो पद है वो क्या है, रिक्त है। तो इस पद रिक्तता के आधार पर इसके चुनाव को क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यदि कुछ सीटें खाली भी हैं लोकसभा या राज्यसभा में तो भी इसका चुनाव जो है वो वैध होगा। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के रूप में जो रिक्ति के अतिरिक्त जो एमपी हैं वो भाग लेंगे और रिक्ति के आधार पर बाद में भी चुनाव को प्रश्न चिन्ह इस पर नहीं लगाया जा सकता। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में
यदि कोई उसके निर्वाचन से संबंधित या उसके चुनाव से संबंधित नियम बनाने हो तो उन नियमों के बारे में संविधान में क्या बताया गया है कि यदि ये नियम बनाने होंगे तो वो नियम कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और कैसे बनाएगी संसद? एक्ट बनाकर या विधि बनाकर ऐसे नियम बनाएगी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम बनाने के लिए किसको अधिकृत कर दिया गया है? हमारे संविधान में संसद को अधिकृत किया गया है। और तरीका भी बताया गया है कि संसद इसे कैसे कर सकती है, इस बारे में एक विधि या एक्ट बनाकर ऐसा कर सकती है। उसके बाद संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्रताओं के बारे में बताया गया है, योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर यदि क्या लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं या पात्रताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। पहली चीज, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु क्या कर ली हो? पूरी कर ली हो। तीसरी, वो क्या हो, यानी 35 वर्ष या उससे अधिक का हो, 35 वर्ष से कम का ना हो। तीसरा, वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। ठीक है, ये थी तीसरी योग्यता। चौथा, लाभ के पद को धारण न करे। ये चार क्या बताई गई हैं? पात्रताएं बताई गई हैं किसके विषय में? उपराष्ट्रपति पद के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए। अब आप राष्ट्रपति के पद हेतु निर्धारित योग्यताओं को जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि पहली योग्यता राष्ट्रपति के लिए भी थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तीसरी योग्यता उपराष्ट्रपति के बारे में क्या थी यहां पे, कि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। तो ये डिफरेंट हमें राष्ट्रपति की योग्यता में देखने को मिलता है। अब एक बात और यहां पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है संविधान में कि राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो, और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो मंत्री का पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। किस संदर्भ में? उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। तो देखिए, अंतिम जो योग्यता बताई गई है, पात्रता क्या बताई गई है कि उपराष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति में क्या पात्रता होना चाहिए? कि वो लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लेकिन यहां फिर से स्पष्ट कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या मंत्री के रूप में कार्यरत है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अर्थात इन पदों पर कार्यरत व्यक्ति क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये बात थी उपराष्ट्रपति के पद की पात्रताओं के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है तो उसे किस प्रकार की शपथ लेनी होती है। तो देखिए, शपथ जो लेनी होती है उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए व्यक्ति को, वो राष्ट्रपति के समक्ष लेनी होती है। सबसे पहली चीज किसके समक्ष लेनी होती है? राष्ट्रपति के समक्ष लेनी होती है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उसको क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है। अब ली गई शपथ का जो प्रारूप होगा वो क्या होगा? वो होगा संविधान के प्रति क्या होगा? इसको श्रद्धा की, निष्ठा की और कर्तव्य पालन की क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। ये बात हुई किसके समक्ष शपथ लेगा और किस प्रारूप में इसको शपथ लेनी होगी। अब शपथ ले ली, अब क्या करना है? उपराष्ट्रपति को मान लो त्यागपत्र देना है किसी कारणवश, तो वो अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसे देगा? तो त्यागपत्र जो देगा उपराष्ट्रपति वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। शपथ की हमने बात करी, शपथ भी किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र देगा। अब हम बात करते हैं कितने समय तक ये अपने पद पर रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया कोई व्यक्ति कितने समय तक, कितनी अवधि तक अपने पद पर रहता है? तो उसके लिए कहा गया है जब वो अपना पद ग्रहण कर लेता है उस तारीख से। कब से? जब अपना पद ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति की जो पद की पदावधि होती है वो 5 वर्ष कहां से गिने जाते हैं? शपथ ग्रहण से या पद ग्रहण से? इस प्रकार के 2 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कब से? पद ग्रहण से। पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक उसकी क्या रहेगी? पदावधि रहेगी। मान लो 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके कार्यकाल के और अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं होता है तो 5 वर्ष के पश्चात भी
वो अपने पद पर कब तक कार्यरत रहेगा, कब तक कार्य करता रहेगा, जब तक अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन नहीं हो जाता है। तो ये व्यवस्थाएं इसके कार्यकाल के संदर्भ में, इसकी पदावधि के संदर्भ में हमारे संविधान में की गई हैं। फिर से देखें, कब से 5 वर्ष कब से गिने जाएंगे, उसके पद ग्रहण की तिथि से गिने जाएंगे। दूसरा, यदि 5 वर्ष पश्चात भी नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है तो 5 वर्ष के बाद भी वो अपने पद पर कार्यरत रहेगा। अब यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना है तो उसके लिए हमारे संविधान में किस प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यदि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो क्या होगा, राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके बहुमत से ये संकल्प लाया जाएगा। और ये बहुमत कैसा होना चाहिए, कुल संख्या का, जो राज्यसभा की कुल संख्या है, राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से यदि ऐसा संकल्प लाया जाता है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है और उस संकल्प से लोकसभा भी क्या हो जाती है, सहमत हो जाती है, तब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो संकल्प कहां पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा। कैसे पारित होगा, राज्यसभा के जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से क्या होगा, वो पारित होगा। अब कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की जैसे कुल जो सदस्य संख्या है वो मान लो 245 है। अब 245 में से मान लो 2 सीट क्या है, खाली है, तो अब कुल सदस्य संख्या कितनी गिनी जाएगी, 243 गिनी जाएगी। यानी भरी हुई जो सीट है, उस समय भरी हुई जो सीट है उनकी जो कुल संख्या है वो क्या हो गई, इस संदर्भ में कुल सदस्य संख्या होगी। उन्होंने संकल्प पारित कर दिया, उस संकल्प पारित करने से लोकसभा सहमत है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। लेकिन ऐसा संकल्प जब प्रस्तुत किया जाएगा राज्यसभा में तो उसके 14 दिन पहले, उसके 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस विषय में सूचना दी जानी हमारे संविधान में जरूरी की गई है। तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस संबंध में सूचना देनी होगी। उसके बाद संकल्प करना होगा राज्यसभा में। यह संकल्प यदि कुल संख्या जो राज्यसभा की है उसके बहुमत से पारित हो जाता है और उस संकल्प से लोकसभा भी सहमत है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अब क्या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, इसके विषय में हमारे संविधान में कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या बातें लिखी गई हैं, लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति की जो पद रिक्तता की स्थितियां बनती हैं वो कब कब बन जाती हैं। सबसे पहला इसमें बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी पदावधि समाप्त हो जाए तो वहां रिक्ति की स्थिति बन सकती है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, पदावधि की समाप्ति से पहले ही क्या करवा लिया जाएगा, चुनाव करवा लिया जाएगा। तो एक स्थिति ये बताई गई है। दूसरी स्थिति क्या बताई गई है कि ऐसी स्थिति हो जाए कि उपराष्ट्रपति की या तो अपने पद पर रहते मृत्यु हो जाए या वो अपना त्यागपत्र दे दे या उसे पद से हटा दिया जाए या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए। तो उस दशा में क्या होगा, तो उस दशा में हमारे संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यथाशीघ्र क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। आप याद करें जब राष्ट्रपति के बारे में ऐसे ही प्रावधान हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि यदि राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमारे संविधान में ये व्यवस्था थी कि ऐसी स्थितियां होने पर 6 माह के भीतर भीतर क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यहां कोई अवधि वर्णित नहीं है, केवल ये कहा गया है कि यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति के लिए क्या करवाना होगा, चुनाव करवाना होगा। और नए चुनाव से जो उपराष्ट्रपति पद पर नया व्यक्ति चुना जाता है उस व्यक्ति की पदावधि अब पुनः अपने पद ग्रहण से लेके कितनी होगी, 5 वर्ष तक की होगी। यानी कि जब भी रिक्ति हो जाएगी तो क्या होगा, उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना होगा और चुने गए व्यक्ति की जो पदावधि होगी वो उसके पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होगी। ये थी उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थितियां। अब कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं
कि उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करेगा, सामान्य समझ से भी यदि इसे हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसी स्थिति होगी जब राष्ट्रपति अपना कर्तव्य पालन करने में क्या है, असक्षम है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए। रिक्त कैसे हो सकता है राष्ट्रपति का पद, यदि राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाए, या कोई अन्य कारण हो जाए जिसके कारण राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए। तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति मान लो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ है, तो थोड़े समय के लिए किस कारण वो अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो सकता है, या तो वो छुट्टी पर चल रहा हो, अनुपस्थित हो, या वो बीमार हो जाए, या कोई अन्य कारण ऐसा हो जाए कि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो दो स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति आकस्मिक स्थितियां, मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त ही हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, या टेम्परेरी रूप से राष्ट्रपति के रूप में कार्य न करे, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा। अब प्रश्न उठता है कब तक, कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। तो यहां जब इस कारण से यानी मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में कितने समय तक, जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाएगा, नहीं चुनाया जाएगा, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। लेकिन यदि वो टेम्परेरी रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, छुट्टी पे गया है या बीमार है राष्ट्रपति, तो उसके पुनः अपने पद पर वापस लौटने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। और एक विशेष तथ्य आपको यहां ध्यान रखना है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाता है, उस वक्त, उस समय के दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाले समस्त वेतन भत्ते, समस्त विशेषाधिकार और समस्त शक्तियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। यानी उपराष्ट्रपति, सामान्य सी समझ की बात है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले सभी वेतन भत्ते, शक्तियां और विशेषाधिकार अब किसको प्राप्त होंगे, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपसभापति होता है, और ये पदेन सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। आप देखेंगे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही क्या किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा में जो सभापति होता है वो तो क्या होता है, पदेन होता है, और वो पदेन रूप से कौन होता है, उपराष्ट्रपति। जबकि इसके उपसभापति का क्या किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो ऐसी हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी गई है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। तो ये कहा गया है उसी संवैधानिक उपबंध में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, और अन्य कोई लाभ का पद उपराष्ट्रपति धारण नहीं करेगा, अन्य कोई लाभ का पद उपराष्ट्रपति धारण नहीं करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, किन स्थितियों में कार्य कर रहा होता है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो उस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, उस स्थिति में राज्यसभा सभापति के जो कर्तव्य हैं उनका वो पालन नहीं करेगा, अर्थात उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा, किस पद पर चला गया है, राष्ट्रपति के पदों का क्या कर रहा है, वो निर्वहन कर रहा है। और साथ ही साथ इस दौरान वो उसे सभापति के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते भी नहीं लेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, लेकिन
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाता है, उस दौरान वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है। और सामान्य सी बात है कि जब वो जिस पद पर नहीं रहेगा, अर्थात सभापति के पद पर नहीं रहेगा, तो उससे संबंधित वेतन भत्ते भी वो नहीं लेगा। तो ये थी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति। अब जैसा मैंने आपको बताया, पहले हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, और मैंने बताया कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने के बाद अंत में हम संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 71 में दिए गए हैं। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के अनुच्छेद इस संदर्भ में दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 63, जिसमें यह बताया गया है उपराष्ट्रपति पद के बारे में। हम पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसी तरह आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कब कब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन व पात्रता के बारे में बताया गया है। इसी तरह आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति पद की पदावधि, त्यागपत्र और उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कब रिक्त होगा, किन स्थितियों में रिक्त होगा और उन स्थितियों में किस प्रकार से चुनाव कराया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि किसी प्रकार का चुनाव विवाद होता है तो उस संदर्भ में किसको अधिकारिकता होगी, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सभी के बारे में विस्तार से हम क्लास में पहले समझ चुके हैं और अंत में हमने संवैधानिक उपबंधों की बात करी। तो ये था हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में दी गई व्यवस्थाएं और उनसे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों की, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ये तथ्य हैं। सबसे पहला कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनके 2 कार्यकाल रहे, जिन्होंने 2 कार्यकाल तक यानी 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो वे थे एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1952 से लेके 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वे थे हामिद अंसारी। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकालों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इनका कार्यकाल रहा 2007 से लेके 2017। तो 2 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 लगातार कार्यकालों में काम किया। प्रथम उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। यदि 15वें उपराष्ट्रपति, वर्तमान में 16वें उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो 16वें जो उपराष्ट्रपति हैं वे हैं जगदीप धनखड़। और इनकी जो पदावधि है वो है 2022 से लेके 2027। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति, जो 15वें उपराष्ट्रपति थे, वे थे वेंकैया नायडू, जिनके पदावधि थी 2017 से लेके 2022। सबसे कम समय तक यदि किसी व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया या न्यूनतम कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में रहा, वे थे वीवी गिरी। और ऐसे मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं वे हैं जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और हामिद अंसारी। ये 3 ऐसे मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति थे जो भारत के उपराष्ट्रपति अब तक रहे हैं। उसके बाद बात करें कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कौन कौन व्यक्ति हुए हैं, तो निर्विरोध रूप से डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा अब तक उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। आइए कुछ और तथ्यों की बात करें। और तथ्यों के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो हमने देखे वो सभी के हम देख चुके हैं। और इसके अलावा निर्विरोध रूप से कौन निर्वाचित किया गया, इसके विषय में भी हमने बात की। अगली क्लास में हम बात करेंगे संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।